मैं देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे अलग नजर आती थी। मैं शाम के समय उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2-3 महीने से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे पेश आने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती थी, तो वहां पहले से 3-4 लड़के मौजूद होते थे। शायद वह इसी अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन इतने छिछोरे टाइप के लड़के थे कि मैं बता नहीं सकती। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थी, बाल कंधों तक लंबे थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों की पोनी भी बंद रखी थी, और एक ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहने, बेढंगी सी शर्ट पहने, शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे। लेकिन मुझे तो उनके अंदर जाहिल और गवारपन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती है, वह लड़के बारी बारी बेहुदा गाना गाने लगते, जिसे सुनकर मेरी नजरें जमीन पर गिर जाती। मेरे कानों की लवें तक शुरू हो जाती। मेरी कोशिश होती कि जल्द से जल्द मैं अपनी जगह पर पहुंचूं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वह चारों लड़के पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे एक इत्तेफाक ही समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह रोजाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ने जाती थी, वह 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई, तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूरकर देखा तो वह मुस्कुराने लगा, फिर गाने लगा कि ऐसे न तुम मुझे देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, तुमसे मैं चुरा लूंगा, दिल में बसा लूंगा। गाना गाते हुए वह पूरी पूरी अदाकारी कर रहा था, और पीछे खड़े 3 लड़के ये सब देखकर हंस रहे थे। मैंने ना जाने कैसे अपना गुस्सा बर्दाश्त किया, क्योंकि इस समय मैं इस लिफ्ट में अकेली लड़की थी। उस लड़के की स्वर ताल खत्म हुई तो मेरे पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो लड़का 21-22 साल का था, लेकिन बहुत ही बेशर्म और बदतमीज था। मैं अपने फ्लो के बटन को दोबारा से 2-3 बार प्रेस कर चुकी थी, हालांकि वह पहले से ही प्रेस था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लो पर खुल जाए और मैं वहां से निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर वह लड़के ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश दिल में जाग उठती है कि काश लिफ्ट बंद ही रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना गाकर उस लड़के ने मेरे दुपट्टे का पल्लू थाम लिया था। मेरा बर्दाश्त शायद यहीं तक था। मैंने पलट कर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा, जो कि यह गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज उस पूरी लिफ्ट में गूंज गई थी। चारों के चारों लड़के गुमसुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ज्यादा शौक है गाना सुनने का तो घर जाकर अपनी बहन को सुनाओ, दिल बहल जाएगा उसका। खबरदार जो आगे से मेरे सामने ऐसे बेहुदा हरकतें करने की कोशिश की तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा फ्लो आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज तो उस बच्चे को पढ़ना भी मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ ही जा रहा था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो लड़का पहले से मौजूद था, जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के तीनों नहीं थे। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मेरा दिल ना जाने क्यों अनजाने से डर में घिरने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर फौरन से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतजार करने लगी ताकि वह लड़का पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से दबा दिया और लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस शब्दों में उसने मुझे ये कहा, मेरा दिल तो पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही ठीक है। मैं इस लड़के से बात करना ही नहीं चाहती थी। मैं फौरन से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वो लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। वो मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात ना सुनी। वह भी मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों पर आ रहा था।
जब मैं सारी सीढ़ियां उतरकर उस अपार्टमेंट की लॉबी में आई, वहां पर उसी अपार्टमेंट के प्रबंधक का एक नौजवान खड़ा था और उसके साथ एक गार्ड भी खड़ा था। वह प्रबंधक लड़का उस गार्ड से बात कर रहा था। जब मैं तेजी से उनके पास आई और मैंने उस गार्ड को कहा कि यह लड़का मेरे पीछे आ रहा है, यह मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनते ही वह गार्ड उस लड़के को घूरने लगा और कहने लगा, क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पीछे आने वाला लड़का गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डाले कहने लगा, अपने काम से काम रखो समझे, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। दूसरा नौजवान जो इस अपार्टमेंट के प्रबंध को देखता था, उस बदतमीज लड़के से वे कहने लगे कि देखिए, यहाँ पर नियम कानून बनाए रखे ज्यादा बेहतर होगा। आप किसी के भी बेटे हो, लेकिन अगर आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके बाप तक ये शिकायत जाएगी। इसलिए दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत करना। उस लड़के की बात सुनकर मेरे पीछे आने वाला लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैंने सुख का सांस लिया था। वह लड़का मुझसे पूछने लगा, आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा, 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते मुझे परेशान करते हैं। वह कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूद ना था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चा के घर में दाखिल हुई तो वह लड़का सामने ही हॉल में सोफे पर बैठा था और वह उस बच्चे से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वह लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर देखने लगा, जैसे मुझ पर यह जता रहा हो कि वह कहीं भी आ जा सकता है। मैंने अपनी नजरें झुकाए और हॉल में ही बैठ गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को उसी हॉल में पढ़ाया करती थी। उसकी माँ उस लड़के से कहने लगी, ऐसा करो, तुम अभी जाओ, क्योंकि सोनू को अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन देखो शाम को जरूर आना, तुम्हारी पसंद की वेज बिरयानी बनाई है। वह कहने लगा, जी आंटी, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, बल्कि अब तो आता जाता रहूंगा। ये कहकर वह बाहर चला गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब अजीब से डर आने लगते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। देखने में तो ऐसा कुछ भी चाहे नहीं होता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मेरी मजबूरी बस पैसा था, जो मुझे इस ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था, और अब तो सोनू भी बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी। कहने लगी, मैंने बहुत से ट्यूशन सोनू के लिए बदल कर देख ली थी, लेकिन मेरा बेटा तो डफर का डफर ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो उसके स्कूल के टीचर भी तारीफ करने लगे हैं। मैं दिमाग लगाकर उस औरत की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो उसी लड़के की आंखें घूम रही थी, जिसमें मेरे लिए ना जाने कौन कौन से जज्बात थे। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोर ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही 4 लड़के लिफ्ट के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, इस लड़के ने, जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैं उससे बाजू छुड़ाने लगी और इतनी देर में ही लिफ्ट बंद हो गई। मैंने उस लड़के को कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो मैं दूंगा, आज तुम्हें बहुत शौक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत करने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी वह बात कर ही रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और एक सायरन बजने लगा। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बगैर लाइट के चल नहीं सकती थी। ये देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा कुछ ही देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों में से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च लाइट खोली। मैंने अपना बाजू उस लड़के के हाथ से छुड़ाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खटखटाने लगी। भगवान के लिए कोई लिफ्ट ऑन कर दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाजा खटखटाना शुरू ही किया था कि 2 लड़कों ने मुझे बाजू से पकड़ा और लिफ्ट के पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। दूसरे ने पेपर टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दिया। वो लड़का जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, उसका नाम मोहित था। कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाश ही इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी।
मैं ना तो अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से उस टेप को उतार सकती थी। जो मेरे साथ इस लिफ्ट में हुआ वह कुछ नामुमकिन और अनहोनी बात ना थी। औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट में जैसा नीच दिल दहला देने वाला व्यवहार मर्द करते हैं वही मेरे साथ हुआ। अगर वो औरतें अपने बचाव के लिए चीखें चिल्लाएं तो उसके नतीजे औरत को ही देखने को मिलते हैं। वह लिफ्ट पूरी रात बंद रही थी। ना जाने रात के किस समय लिफ्ट का दरवाजा खुला था और वह चारों लड़के बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं इस काबिल भी ना थी कि उठकर बैठ भी सकती। मैं मुर्दा हालत में उस लिफ्ट में लेटी थी और उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मारे गए थप्पड़ का मुझसे ये बदला लिया जाएगा तो मैं शायद उस वक्त उसकी उस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। मेरी जिंदगी वो लोग बर्बाद कर चुके थे। मैं वही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस वाले खड़े थे और एक इंस्पेक्टर भी और मेरी माँ बस रोए जा रही थी। वो इंस्पेक्टर कहने लगा, मैडम जी जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम FIR लिखवा सकती हो। बहुत ही कठोर शब्दों में उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। एक बार उस लड़की को सबक सिखाने का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब उस इंसान ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे, फिर शिकायत मत करना। फाइल एक बार बंद हो गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने सब बता दिया। मेरे दिल में उन चारों के लिए भी बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया। वह पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैडम तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वो कोई आम लोग नहीं हैं। कोई बहुत बड़े नेता का बेटा है, कोई वकील का बेटा है, कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहां पर आम तबके के लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। ये कहकर उसने बड़ी कमीनेगी से अपनी आंख दबाई थी। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शैतानियत उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। मेरी माँ ये सुनकर डर गई, कहने लगी, हमें कोई केस नहीं करवाना इंस्पेक्टर साहब। मैं भी उस वक्त चुप हो गई, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते हुए मैं चिल्लाने लगती, चीखने लगती तो मेरी माँ उठ जाती। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ आने लगी थी। जिंदगी क्या थी, मौत से बढ़कर सजा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन सब खामोश तमाशाही बने हुए थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैं मोहल्ले से गुजरती तो औरतें और मर्द मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते थे। मुझे नफरत और हीन भाव से देखने लगते, जैसे कि मेरा ही कसूर हो। हालांकि मैं बेकसूर थी। मैं ये जानती थी अब कोई भी आदमी मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी, हम ये घर और तुम्हारे पापा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं? क्या मेरा कोई दोष था? मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। उन लड़कों का तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम बिन मौत मारे जाएंगे। हो सकता है कि शहर बदले तो तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, और अगर शादी के बाद मेरे पति को इस बात की जानकारी होगी तो क्या होगा? आपने ये सोचा है? ये सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं। लोग उनसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी इस समय मैं किस तकलीफ में थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर उन लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ किए गए जुर्म को भुला नहीं सकती थी। मैंने पापा की दुकान बेच दी, जिसका किराया हमें आता था, और घर की गुजर बसर में कुछ आसानी हो जाती थी। कुछ मेरी माँ सिलाई कर लेती थी और कुछ मैं ट्यूशन और स्कूल पढ़ती थी। उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिया और खुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग के बीच जब भी कोई मुश्किल टास्क होता तो मैं ये ख्याल करती कि मेरे सामने वो 4 लड़के हैं और मेरा निशाना कभी भी चूकता नहीं था। मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे शरीर पर अब किसी भी तरह की तकलीफ असर नहीं करती थी।
ट्रेनिंग के बाद जब मैं ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर थी। 2 साल की मेहनत के बाद मैंने अपना आप बनवा लिया था। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने जुर्म किया था। मैं फौरन से अस्पताल में उस लड़की के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर मुझे अपना आप याद आने लगा था। वह बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ उसका बाप बेबस आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर उसे वैसे ही डरा धमका रहा था जैसे कि कभी मुझे डराया गया था। वो कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका है। उन लड़कों के खिलाफ इंस्पेक्टर के पास आकर मैं खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलट कर मुझे देखा तो जल्दी से सैल्यूट मारा, क्योंकि वो मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? कि तुम इनको डराओ और परेशान करो ताकि मुजरिम सरेआम गनगनाते फिरें और मजलूम की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वह कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता उन लड़कों की सियासत में बहुत पहुंच है। मैंने कहा, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, समझे, FIR लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वो कौन है। उस लड़की ने डरते डरते सारी बात बता दी। उसके माँ बाप बार बार यही कहते रहे, हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली दी कि आपको आपकी बेटी के साथ की गई ज्यादती का पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वही 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ साल पहले मेरे साथ जुर्म किया था। उस समय वो 20-22 साल के लड़के थे, लेकिन अब इस बात को 7 साल भी चुके थे और उन लड़कों को देखकर मेरे रगों में खून फिर से जोश मारने लगा था। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप बहुत बड़ा वकील था, दूसरे का बाप बड़ा बिजनेसमैन था और तीसरे का बाप सियासत के किसी छोटे मोटे पद पर था। जब मैं उनको ग्रेवान से पकड़कर हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा और तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जाओ जाकर अदालत में बात करो। तुम भी यही हो और मैं भी यही देखते हैं कि इस बार किसकी जीत होती है। मेरे दिल से अब डर खत्म हो चुका था। मैं कमजोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी इस कमजोरी को मैंने खत्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR लिखी जा चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि इनका रिमांड मैं लेना चाहती हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनकर हैरत का शिकार था। कहने लगा, देखो, हमें ऊपर से कॉल आ रही है, हम शायद इन्हें ज्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रख सकते। मैंने कहा, हमारी समस्या यही है, हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद हराम करके लोगों को सुख चैन देना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो यह ऊपर की कॉल आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वो कहने लगे, देखो, तुम्हारा काम था इन्हें गिरफ्तार करना, वह तुमने कर लिया, बस कल ही इन्हें बड़ी जेल में भेजने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म है। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस वैन पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया और उनके साथ 2 पुलिस वालों को बिठाया गया था। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी और मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि पुलिस जीप चला रहा था। जिस जेल में हमें उन्हें शिफ्ट करना था वो यहाँ से काफी दूर थी, लगभग 2 घंटे की सफर थी और बीच में एक सुनसान रास्ता भी पड़ता था। ऑफिसर ने कहा, देखो, ये भागने ना पाए। मैंने कहा, निश्चिंत रहें, ये लड़के जब तक मेरे अंडर में है सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यह भाग सके। मेरे अफसर ने मुझे वेल डन का अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ता जब सुनसान सड़क पर शुरू हुआ तो अंधेरा शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि कुछ दूर जाते ही उनको बचाने के लिए उनके बाप ने किसी न किसी को भेजा होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे इससे पहले कि वो अपनी चाल चलते। मैंने अपने साथ बैठे पुलिस वालों से कहा कि यह गाड़ी रोक दो। वो मुझे देखकर हैरान हुए, कहने लगे, क्यों मैडम जी? मैंने कहा कि तुम्हें कहा है ना गाड़ी यही रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछली दरवाजे का ताला खोल दिया।
दोनों पुलिस वाले मुझे देखने लगे, बोले मैडम जी आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा इन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। तो ये सुनकर वो पुलिस वाले हथकड़ियाँ खोलने लगे। वह तीनों लड़के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई है। वह सोचने लगे कि अब वह यहाँ से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरे मैंने कहा भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच सके तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम इनकाउंटर में मारे जाओगे। ये सुनकर उन लड़कों की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा इतने गौर से मुझे मत देखो, ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान कराऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती की थी जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था। वह कहने लगे क्या मतलब, हम समझे नहीं। फिर मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें। ये सुनकर उन तीनों की रंगत बदल गई थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा भागो। वह भागने लगे। अभी वह कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून के रख दिया और एक गोली अपने बाजू पर मार ली थी। ये देखकर वह तीनों पुलिस वाले हैरान हो गए। कहने लगे मैडम जी यह आपने क्या गजब कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया, हम कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले से हथियार मौजूद था जो कि उनके बाप ने उन्हें भिजवाया था। हम कह देंगे कि इन्होंने भागने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी गोली चलाई। यह इनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वह तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में छपी थी। उनके बाप समझ गए थे, लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मुझे अभी चौथे लड़के की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे भी बदला लूं। उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की तो मालूम हुआ वो लड़का भी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला कि उससे तो बदला मेरा भगवान ले चुका है। एक बार मैं एक मंदिर के सामने पर ड्यूटी निभाने गई तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और दुआ कर रहा था कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत ही जुल्म किया था। मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आ गया था और मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे भड़का दिया और उनके भड़काने पर मैंने उस लड़की से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके कुछ दिन बाद मैं एक हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा था कि उससे माफी मांग सकूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वह किस तकलीफ से गुजरी होगी। और पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफी मांग रहा हूं, लेकिन इस हादसे ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। मैं रातों को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसकी बेबस आंखों ने मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा जीना हराम कर दिया है। काश वो मुझे माफ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी उस लड़के की बातें सुन रही थी और मेरे दिल को सुकून आ चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उस आदमी की यही सजा होनी चाहिए थी कि यह पल पल मरता रहे। मुझे उस आदमी की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था, क्योंकि उस समय लिफ्ट में इस आदमी को भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया था। भगवान सब कुछ देखता है और वह हमारे ऊपर किए गए जुर्म का अच्छा बदला लेता है जो उसने उस लड़के से ले लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।